है, पूरी तरह से सिस्टम चरमरा गया है, सब कुछ ठप हो गया है। इसी की तस्वीर सबसे पहले आपको दिखा रही हूं, कैसे पाकिस्तान में हालात खराब हो चुके हैं। ये देखिए, लंबी कतारें लगी हुई है पाकिस्तान में पेट्रोल पंप्स पर। लोगों को पता नहीं कब पेट्रोल मिलना बंद हो जाए, कई जगह तो बंद हो भी चुका है और इसीलिए सब वहां जा रहे हैं। आपस में लड़ाई भी हो रही है, धक्का मुक्की हो रही है, वहां पर एक दूसरे को पीटने की नौबत आ रही। देखिए कि जो प्राइसेस हैं उसमें इजाफा होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो पेट्रोल पंप हैं, एक तो बड़ी तादाद है ये लोगों की और साथ मोटर बाइक्स हैं, उसके बाद गाड़ियों की लंबी लाइन। तो ये तस्वीरें पाकिस्तान से आ रही हैं जहां लोग एक दूसरे को पीटने पर मजबूर हो रहे हैं। लंबी लाइनें देखिए, ये लंबी कतार लगी हुई है पेट्रोल पंप पर। कतार इस तरह है कि पूरी तरह आपको लगेगा कि जैसे सड़क पर जाम लग गया हो, लेकिन पाकिस्तान की हकीकत है इस वक्त पाकिस्तान में जनता आक्रोश में है। कुछ लोग साइकिल लेकर निकल गए हैं। अब एक और तस्वीर देख लीजिए, मरियम नवाज की तस्वीरें जलाई जा रही हैं। सरकार के खिलाफ सड़क पर आक्रोश है, नारेबाजी हो रही है। ये भी सुनिए। अमेरिका का जो यार है, गद्दार है, गद्दार है। अमेरिका का जो यार है, गद्दार है, गद्दार है। अमेरिका का जो यार है, गद्दार है, गद्दार है। अमेरिका का जो यार है, गद्दार है, गद्दार है। आप सुन रहे हैं कैसे लोग कह रहे हैं कि अमेरिका का जो यार है वो गद्दार है। अब ये हमला सीधे मरियम नवाज पर ही नहीं है, शहबाज शरीफ पर भी है। आगे आपको बताऊंगी शहबाज शरीफ पर क्यों इस तरह गुस्सा निकल रहा है। आपको बताती हूं कि कैसे शहबाज शरीफ और मुनीर पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। वैश्विक संकट का अंदाजा वो लगा नहीं पाए कि पाकिस्तान पर इसका असर क्या होगा, पहली वजह। दूसरी वजह आपको बताती हूं कि पाकिस्तान में लॉकडाउन की नौबत क्यों आ गई, क्योंकि वहां पर स्ट्रैटेजिक स्टॉक तैयार नहीं किया गया, यानी कि जो जरूरतें थी उनको लेकर किसी तरह की कोई बंदोबस्त पहले से नहीं किया गया। इसी के साथ तीसरी वजह क्या बनी, सप्लाई चेन पर कोई प्लानिंग नहीं। तेल कैसे आएगा ईरान से, अगर वो चेन ठप हो जाए तो तेल कैसे पहुंचेगा पाकिस्तान में, कोई प्लानिंग नहीं की गई। चौथी वजह क्या थी, ऑयल कंपनियों पर नियंत्रण ही नहीं है। ऑयल कंपनियां अपनी तरफ से मनमानी मांगी कीमत वसूल रही है लोगों से, लोगों का गुस्सा फूट रहा है, लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, पुतले फूक रहे हैं। और पांचवी वजह, पाकिस्तान हमेशा से दूसरे देशों के भरोसे बैठा रहा, आईएमएफ के भरोसे बैठा रहा कि आए कोई संकट से निकाल कर ले जाए, वो हो नहीं रहा। इसीलिए लॉकडाउन की नौबत इस वक्त आ गई है पाकिस्तान में। जरा आपको सुनवाती हूं कि पाकिस्तान में लोग कह क्या रहे हैं, उनका गुस्सा फूट रहा है और कैसे वो मुनीर और शहबाज को भर भर कर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा कि इनको पहले से खित्ते के हालात पता थे, इनको चाहिए था कि अपने मुल्क के लिए स्टॉक्स पहले से जमा करते। अब जंग जो है अमेरिका और ईरान की चल रही है और पिस रहे हैं हम लोग। इनको चाहिए था ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात पहले से कायम करते और वहाँ से तेल की सप्लाई पहले से लेते, गैस पाइपलाइन पे पहले से काम करते, तो आज हमें इतनी परेशानी ना होती। अब इतनी ज़्यादा महंगाई, इन्होंने एकदम पेट्रोल इतना महंगा कर दिया है, अब हर चीज़ की महंगाई बढ़ जाएगी। मसला ये ना कि हमारे नाहल जो हुक्मरान हैं, ये हम 76 साल से इनको जो हम पे मुसल्लत है, इन्होंने कभी सोचा कोई अच्छे हमारे अवाम के लिए कोई बेहतरी की, इन्होंने कोई हमें कोई उम्मीद दिलाई हो? आज तक सिर्फ हम तो इन्होंने इसी तरह से बर्बाद किया इस कौम को। रमज़ान के महीने में बिल्कुल हम अल्लाह ताला ने वो कहते हैं रमज़ान के महीनों में हमें वो मिलती है बरकत है। इधर हम पे परेशानी डाली गई है। 55 रुपये का 15वां-16वें रोज़े को इन्होंने बंद करके 55 रुपये का पेट्रोल महंगा कर दिया। हमारे ये पेट्रोल बम है। मुश्किलात तो पहले चल रही है मुल्क में, और उसके बाद ये जो सबसे बड़ी मुश्किल आई है गरीब आदमी के लिए, और ये गरीब आदमी के लिए इतना बंडल उठाना बड़ा मुश्किल है। आपने सुन लिया, 55 रुपए का इजाफा हुआ है पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतों में। अब पाकिस्तान के पास तेल संकट से निपटने के लिए कोई भी प्लान नहीं है। पाकिस्तान सरकार ने कोरोना जैसे नियम लागू कर दिए, इसीलिए मैं इसे लॉकडाउन कह रही हूं। फ्यूल संकट की बड़ी वजह हॉर्मुज स्ट्रेट में बढ़ता तनाव है, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट में रुकावट वहां आई तो तेल की सप्लाई ठप हो गई। इन्होंने बंदोबस्त किए नहीं थे। पाकिस्तान को अपनी बड़ी तेल सप्लाई इसी रास्ते से मिलती है, वैकल्पिक कोई इंतजाम नहीं है। तेल संकट का सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी शुरू हो गई है। पेट्रोल की कीमत में, जैसा आपने एक व्यक्ति को सुना, 55 रुपए पाकिस्तानी रुपए का इजाफा हो गया। अब डीजल की कीमत में भी 20% का इजाफा हुआ है।
देश के इतिहास में सबसे बड़ी बढ़ोतरी ये बताई जा रही है और इसीलिए वहां पर लॉकडाउन के हालात बन गए हैं। तो पाकिस्तान में हाल बहाल है और जिस तरह से तेल जल रहा है, पाकिस्तान भी उस आग में जल रहा है। अमेरिका का जो यार है, पाकिस्तान में लॉकडाउन, बर्बादी का काउंटडाउन। युद्ध में इजराइल ईरान, बिक रहा पाकिस्तान। खजाना फिर खाली, महंगाई ऑल टाइम हाई। रमजान के मुबारक महीने में पाकिस्तान गुर्बत में आ गया है। युद्ध मिडिल ईस्ट में हो रहा है, लेकिन पिस पाकिस्तान रहा है। जंग की आग पाकिस्तानियों के चूल्हे तक पहुंच गई। पेट्रोल की कीमतें 500 के पार पहुंचने वाली है। हाहाकार मच रहा है। हालात ये है कि पेट्रोल पंप बंद होने के कगार पर आ चुके हैं। कहीं कहीं तो ताले भी लग गए। नतीजा ये हुआ कि आवाम के लिए खाना पीना, तेल, गाड़ी सब बंद हो रहा है। शरीफ साहब ने तो पाकिस्तान का मुकम्मल दिवालियापन दुनिया के सामने रख दिया। शहबाज शरीफ को कोई रास्ता समझ नहीं आया तो कटौती का सहारा लिया, ऐलान किया। पाकिस्तान में 2 महीने के लिए 80% सरकारी गाड़ियों के संचालन पर रोक रहेगी। सरकारी गाड़ियों के लिए 50% फ्यूल में कटौती होगी। 50% अधिकारी घर से ही काम करेंगे। सरकारी दफ्तरों में हफ्ते में सिर्फ 4 दिन काम होगा। शहबाज ने पाकिस्तान के स्कूलों में 2 हफ्ते छुट्टी का ऐलान कर दिया। सरकारी विदेश यात्राओं पर रोक लगा दी। सरकारी खर्च पर 20% की कटौती हो गई। 2 माह के लिए सरकारी महकमों की गाड़ियों को मिलने वाले तेल में 50% फिल फॉर कटौती की जा रही है। आइंदा 2 माह के लिए तमाम सरकारी महकमों की 60% गाड़ियों को बंद किया जा रहा है ताकि तेल की बचत हो। 20 ग्रेड और इससे ऊपर के ऐसे अफसरान जिनकी तनख्वाह 3 लाख से जायद है, इनकी 2 दिन की तनख्वाह की कटौती करके अवामी रिलीफ के लिए, यानी आपकी रिलीफ के लिए इस्तेमाल की जाएगी। सरकारी महकमों में गाड़ियों, फर्नीचर, एयर कंडीशनर्स और दीगर अशिया की खरीदारी पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। हालात इतने ही खराब नहीं, पहले से ही महंगाई की मार झेल रहा पाकिस्तान अब युद्ध में भी पिस रहा है। सरकार पाई पाई को मोहताज है, जिसके पास ना तो तेल है और ना ही महंगा तेल खरीदने के लिए पैसा। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के साथ ही दूसरे शहरों को चलने वाली बसों के किरायों में दुगना इजाफा हो गया है। लाहौर से रावलपिंडी के किराए में 250 रुपए, जबकि लाहौर से कराची के किराए में 3000 रुपए का इजाफा किया गया है। पाकिस्तान अपनी जरूरतों का 85% तेल खाड़ी देशों से खरीदता है, लेकिन अब सप्लाई नहीं होने की वजह से खबर है कि बस कुछ ही दिनों का स्टॉक बचा है। पाकिस्तान रिफाइनरीज के पास 10 दिन का कच्चा तेल बचा है। गैस सिलेंडर का स्टॉक भी 15 दिन से ज्यादा का नहीं है। डीलर्स का दावा है कि केवल 10 दिनों का स्टॉक है। इसका मतलब यह है कि तेल अब आवाम की पहुंच से दूर होने लगा है। खबर है कि इन हालातों से जूझ रहा कंगाल पाकिस्तान सऊदी के पास मदद का कटोरा लेकर पहुंचा। रिपोर्ट सामने आई कि इस्लामाबाद ने रियाद से कई वित्तीय सहायताओं का अनुरोध किया। तेल संकट से निपटने के लिए कर्जे पर मिलने वाली तेल सुविधा को $1.2 अरब से बढ़ाकर $5 अरब करने की मांग की, क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो पाकिस्तान का 40% पहिया घूमना बंद हो जाएगा। ओगरा कह रही है बिल्कुल 20-25 दिन का स्टॉक है, लेकिन पंपों वालों को माल बिल्कुल नहीं मिल रहा। 3 दिन हो गए हैं, माल नहीं मिल रहा, तंग कर रही हैं सारी ओएमसी हैं। जो हमारी रोज़ की डिमांड है उससे 50% कट लगा दिया गया और वो भी मिलता है 2-2 दिन डिले के बाद। पाकिस्तान सरकार के पास अब ना तो अपनी आवाम को देने के लिए तेल बचा है और ना ही देश चलाने के लिए। पाकिस्तानी आवाम एक एक दिन कर्जे पर गुजार रही है। महंगाई तो पहले से ही हावी है। ऐसे में अब पाकिस्तान की नीलामी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। इस्लामाबाद से वरिष्ठ पत्रकार आरजू काजमी हमारे साथ जुड़ गई है। मैं उनके पास जरा जा रही हूँ। आरजू, लोग आपके ही मुल्क में पूछ रहे हैं कि ईरान युद्ध में 1 हफ्ते में पाकिस्तान बंद हो गया, लॉकडाउन हो गया। अपने देश में युद्ध होगा तो कैसे ये आगे बढ़ पाएगा? इस वक्त क्या सिचुएशन है वहां पर?
देखिए, लोग ये ज़रूर पूछ रहे हैं कि फ्यूल क्यों महंगा हुआ है या फ्यूल मिल क्यों नहीं रहा जिस तरह से लोगों को चाहिए। और गवर्नमेंट की तरफ से तो यही कहा गया है कि जो एक वॉर चल रही है ईरान में, उसको लेकर जो है वो कह लीजिए बहाने बनाए जा रहे हैं कि जिस वजह से फ्यूल नहीं पहुंच पाया, पाकिस्तान में कम है। लेकिन असल में ये IMF की वजह से किया गया है, क्योंकि IMF का डेलीगेशन जो पहले लाहौर आया था, फिर इस्लामाबाद पहुंचा है, और उन्होंने जिस तरह की जो कंडीशंस लगाई हैं इस वक्त गवर्नमेंट के ऊपर कि आपने जो है वो उनसे अगर लोन लेना है या उसकी इंस्टॉलमेंट्स चाहिए तो उन्होंने ये सब कुछ करना पड़ेगा, जिसमें फ्यूल प्राइस बढ़ाना जो है वो भी उसी में से एक पॉइंट है। इसलिए गवर्नमेंट ने ऐसा किया है। लेकिन अब पब्लिक को ये बात समझ में आ रही है कि गवर्नमेंट जो जंग की या ईरान वॉर का बहाना बना रही है, असल में वो बात नहीं है, बल्कि IMF की तरफ से ये कंडीशंस हैं और इसलिए जो है ये सब कुछ हो रहा है। मैंने शुरू में ही बताया आरजू, क्योंकि IMF के सहारे पाकिस्तान बैठा हुआ है, ये आप जानती हैं, आप ही बता रही हैं। लेकिन शहबाज शरीफ के खिलाफ एक गुस्सा है, क्योंकि यही शहबाज ट्रंप को पीस के लिए नोबेल प्राइज दिलाना चाह रहे थे, शांति के लिए। अब उन्होंने युद्ध छेड़ दिया है, तो लोग वहां पर नाराज हैं, ये भी बताया जा रहा है, पोस्टर जला रहे, पुतले जला रहे। देखिए, गुस्सा तो सभी के लिए है। यहाँ पर जो पब्लिक है वो तो जाहिर है कि नाराज़ है, गवर्नमेंट से भी नाराज़ है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से भी नाराज़ है। और ट्रंप का जहाँ तक बात है तो वो भी लोगों को पता है कि ये अपने फ़ायदे के लिए ट्रंप की तारीफ़ कर रहे हैं। और इस वक्त भी जो लड़ाई चल रही है ईरान में, उसके लिए इजराइल का नाम तो बार बार हमारे मिनिस्टर्स भी ले रहे हैं और बाकी लोग भी जो गवर्नमेंट के साथ जुड़े हैं वो ले रहे हैं, लेकिन ट्रंप का नाम कोई नहीं ले रहा। किसी ने एक बार भी ट्रंप के ऊपर क्रिटिसिज्म नहीं की है कि ट्रंप की वजह से ये लड़ाई शुरू हुई और ख़त्म होने में नहीं आ रही है, या लोगों का जो नुकसान हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं अमेरिका का भी रोल एक है। लेकिन इसके बारे में लोगों को समझ आ रही है, लोग बात कर रहे हैं और ऑब्वियसली आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में पब्लिक की आवाज़ उठाने से या प्रोटेस्ट करने से कोई चीज़ चेंज नहीं होती है। और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ करने से जो है ये पब्लिक की आवाज़ उठाने से या पब्लिक के प्रोटेस्ट से जो है गवर्नमेंट अपने फैसले बदलेगी। देखिए, पाकिस्तान में पब्लिक की कोई नहीं सुन रहा है, ये आरजू काज़मी कह रही हैं, लेकिन एक आवाज़ है इस वक्त जिसको ईरान बहुत ध्यान से सुन रहा है, वो आवाज़ डोनाल्ड ट्रंप की है। आपको बताऊं कि मुस्तफा खमनेई ईरान के नए सुप्रीम लीडर तो बन गए, लेकिन उनकी जान पर खतरा कुछ इस तरह से बना हुआ है कि सुप्रीम लीडर बनने के बाद वो नजर ही नहीं आए। उन्होंने किसी सभा को संबोधित भी नहीं किया, जैसा कि कहा जा रहा था कि वो लोगों को आके संबोधित करेंगे। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, क्या मुस्तफा पर टारगेट लॉक हो गया है? क्या मुस्तफा पर हमला हुआ है? क्या मुस्तफा को लेकर ट्रंप ने कोई ऑर्डर दे दिया है? ये सवाल उठ रहे हैं। मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि क्यों मुस्तफा खमनेई सामने नहीं आए हैं, डोनाल्ड ट्रंप की धमकी क्या है। लेकिन पहले तस्वीर देखिए। ये तस्वीर इस वक्त जो आपको दिखा रही हूं, ईरानी स्टेट मीडिया रिपोर्ट कर रही थी लोगों के बीच से, और उसी दौरान कैसे हंगामा बच गया, क्योंकि वहां पर विस्फोट होने लगे, हमला हो गया। जरा सुनिए। तो तेहरान में जिस वक्त ये रिपोर्टिंग चल रही थी उस वक्त धमाके चल रहे थे, लेकिन आपको दिखाती हूँ कि ईरान भी कैसे पलटवार कर रहा है। इराक में अमेरिकी बेस पर हमला किया ईरान ने, ये तस्वीरें देखिए, और ये हमले लगातार जारी हैं। था कि ये लड़ाई लंबी नहीं चलेगी, कुछ दिनों में मामला शांत हो जाएगा, क्योंकि ईरान कितने दिनों तक लड़ाई में टिक पाएगा, हर कोई यही सोच रहा था। लेकिन आज ईरान ने जो ऐलान कर दिया वो कम हैरान करने वाला नहीं, क्योंकि ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अगले 10 साल तक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। यानी ना तो जंग आसानी से खत्म होगी और ना आसान रहने वाली है। ईरान को आपको बताऊं कि जंग लड़ने का बहुत लंबा अनुभव है। उसने इराक युद्ध करीब 8 साल तक लगातार लंबी लड़ाई इराक से लड़ी थी। 22 सितंबर 1980 से यह जंग शुरू हुई थी और 20 अगस्त 1988 को यूनाइटेड नेशंस की मध्यस्थता में युद्ध विराम लगा था। यानी 20वीं सदी का सबसे लंबा युद्ध ईरान ने ही लड़ा है। वहीं जहां तक अमेरिका का सवाल, अमेरिका अफगानिस्तान में करीब 20 साल तक युद्ध लड़ता रहा, लेकिन आखिर में
उसे खाली हाथ में ही लौटना पड़ा। जाहिर है ईरान अपने अनुभव के आधार पर यह दावे कर रहा है, तो वहीं ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खमेनी पर भी बहुत बड़ी खबर आ गई। जब किसी साम्राज्य का मुखिया मारा जाता है तो अगले पर निशाना पहले से तय कर लिया जाता है। अमेरिका इजराइल के जॉइंट ऑपरेशन में आयतुल्ला अली खामनेई मारे गए। उनके खात्मे के करीब 7 दिनों बाद ईरान के नए सुप्रीम लीडर का ऐलान किया गया। नाम मुज्तबा खामनेई। मुज्तबा खामनेई के सुप्रीम लीडर बनने के साथ ही मिडिल ईस्ट में जारी जंग एक नए मोड़ पर पहुंच गई, क्योंकि ट्रंप ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि नए लीडर को हमारी मंजूरी लेनी होगी, वरना वो ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। You know, I was disappointed because we think it's going to lead to just more of the same problem for the country. So I was disappointed to see their choice. साथ ही इजरायली डिफेंस फोर्स ने भी फारसी में एक पोस्ट लिखकर ये ऐलान किया था कि ईरान में जो भी आयतुल्ला अली खामनेई का उत्तराधिकारी बनेगा, हम उसका पीछा करेंगे। इन तमाम धमकियों के बावजूद ईरान ना तो पीछे हटा, ना ही अपने फैसले को टाला और आखिरकार मुज्तबा की ताजपोशी हुई। इसके साथ ही ये खबरें भी फैलने लगीं कि क्या मुज्तबा खामनेई पर भी हमला हो गया है, क्या वो जख्मी हैं। हालांकि अब तक ईरान ने मुज्तबा के जख्मी होने की खबरों को कोई तरजीह नहीं दी है और ना ही उन्हें सामने लाने की गलती की है, यानी अब तक सब कुछ अनवेरिफाइड ही है। इधर इजरायली मीडिया ने ये दावा भी कर दिया कि मुज्तबा इजरायली एयर स्ट्राइक में घायल हुए लेकिन जिंदा हैं और छिपे हुए हैं। मुज्तबा को सुप्रीम लीडर बने 48 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन मुज्तबा कहीं भी नजर नहीं आए हैं। न कोई भाषण, न कोई आधिकारिक फुटेज, न किसी समारोह की तस्वीर। हालांकि मुज्तबा के सुप्रीम लीडर बनने के साथ ही ईरान का रुख और सख्त हो गया है कि ईरानी मीडिया में ये दावा किया जा रहा है कि मुज्तबा के सत्ता में आते ही ईरान ने संकेत दिए ये अमेरिका के साथ लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं। मुज्तबा के समर्थकों का दावा है कि ईरान 10 साल की जंग के लिए तैयार है, हम पीछे नहीं हटेंगे। मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि हम अमेरिका के साथ कम से कम 10 साल के युद्ध के लिए तैयार हैं। इस दावे की तस्दीक ऐसे भी हो रही है कि ईरान ने बीते 48 घंटों में इजराइल से लेकर मिडिल ईस्ट में मिसाइल और ड्रोन हमलों की नई खेप जारी कर दी है और पूरे गल्फ में हमले तेज हुए हैं। फिर चाहे वो सऊदी कुवैत हो या फिर यूएई, यहाँ पर अमेरिका के ज्यादातर ठिकानों पर अटैक जारी हैं और माना जा रहा है कि इन तीनों देशों में अमेरिकी डिफेंस सिस्टम लगातार एक्टिव हैं। تماس‌هایی با جمهوری اسلامی ایران برقرار میشه که خب در اخبار تعقیب میکنید اینها رو، از چین، روسیه، فرانسه و حتی برخی از کشورهای منطقه هم خب با ما در تماس هستن و کشورهای دیگر، کشورهای اسلامی و غیر اسلامی. اینها برخی هاشون بله در واقع تمایل دارن که بیان کاری انجام بدن که این جنگ متوقف بشه و یا آتش بسی برقرار بشه. خب این تقاضای اونهاست. इन तमाम दावों के बीच सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि क्या ट्रंप और इजराइल ने मुज्तबा पर टारगेट लॉक कर लिया है, यानी अब अमेरिका का कोई प्राइम टारगेट है तो वो हैं मुज्तबा खामनेई। They have no navy, they have no air force, they have no anti-aircraft, and they have no leadership. It's all gone. We could call it a tremendous success right now as we leave here. I could call it, or we could go further, and we're going to go further. But the big risk on that war has been over for 3 days. We wiped them out in the first 2 days.